बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ों पे बात करते हैं। तो आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी मुआशी पॉलिसी से कुछ पर्दा उठाया है, मुआशी पॉलिसी के राजों से पर्दा उठाया है और कुछ चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की हैं जहाँ पर जिसमें वो बता रहे हैं कि मईशत कैसे ठीक हो सकती है। ज़रा उस पर बात करते हैं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उस इलेक्शन स्ट्रेटजी में हर उस शख्स को रौंदते चले जा रहे हैं या रौंदने की ख्वाहिश रखते हैं जिसने उनकी पिछले कुछ अरसे में मदद की है। तो नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं और अपनी सियासी हिकमत अमली किस खुद गर्जी के साथ बना रहे हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। और तीसरा, एक बहुत ही रिनाउंड एंकर पर्सन है, उन्होंने भी आज अपने चैनल से, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ गया है और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उनकी जगह पर जो आ रहे हैं वो भी बड़ा दिलचस्प नाम है। ज़रा उस पर भी बात करते हैं। बल्कि जो खातून आ रही हैं उनकी जगह पर वो भी दिलचस्प नाम है, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी मुआशी पॉलिसी दी है उसमें मोटी मोटी जो बात उन्होंने की है, एक तो उन्होंने कहा है कि जी जब हमारा कामयाबी का फार्मूला ये होगा कि हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि इंडस्ट्री में जो बंदा पैसा लगा रहा है वो कहाँ से लेकर आया। यानी आपके पास बेहतरीन मौका होगा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में कि अपना सारा ब्लैक मनी जो है वो उठाकर आप इंडस्ट्री में डाल सकते हैं और वहाँ से आप जो है वो अपने पैसे को जो है वो, यानी पूछा नहीं जाएगा आपसे कि आपने ये पैसा कहाँ से बनाया है, कहाँ से लाए हैं, कहाँ से आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है कि जायज़ कमाई का पैसा है या रिश्वत का पैसा है। अगर आपने पिछले कुछ अर्से में बहुत माल बनाया तो वो उठा के सारा पैसा आप किसी न किसी इंडस्ट्री में लगा दें तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। एक तो नवाज शरीफ साहब ने ये अपनी जो है वो दानिशमंदाना तजवीज़ ये पेश किया। दूसरा, उन्होंने कहा है, और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, उसमें उन्होंने कहा कि शरह सूद 22% पर नहीं रखी जा सकती, 22% पर शरह सूद नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ, यानी मैं अपनी मुआशी पॉलिसी बयान करते हुए कहूँ कि जी महंगाई तो 38% पर नहीं रह सकती, ये तो बड़ी ज़्यादती है, महंगाई 38% पर नहीं रहनी चाहिए। या मैं कहूँ जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तो 60 अरब डॉलर की होनी चाहिए, ये 24-25 अरब डॉलर की जो है ये मेरी बात समझ में नहीं आती। या पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का हदफ जो है ये 15,000 अरब होना चाहिए, ये 700-800 अरब वाली कहानी जो है ये ठीक नहीं है। ये मुआशी पॉलिसी दे रहे हैं। और भाई ये जो 22% शरह सूद है ये कैसे गई है? ये ऐसे गई है कि आपकी 16 महीने की हुकूमत जो है वो महंगाई पे चूंकि कमी नहीं ला पा रही थी, वो शरह सूद को बढ़ाती चली गई। अब आप जब तक महंगाई में कमी नहीं लाएंगे शरह सूद नीचे नहीं आ सकती, ये हो ही नहीं सकता। आपको आईएमएफ लाने ही नहीं देगा, जब तक आप आईएमएफ प्रोग्राम में, जब तक तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप कैसे करेंगे कि आप महंगाई में कमी लाए बगैर शरह सूद में कमी कर दें? तो ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि जी, या इंडस्ट्रियलिस्ट को कि जी देखें मैं आऊँगा ना तो मैं शरह सूद जो है वो 22% से नीचे लेकर आऊँगा, ये कोई इस शरह सूद पे तो कारोबार नहीं हो सकता। और भाई ये तो सबको पता है, मगर होगा कैसे ये आपने बताना है कि ये कैसे करेंगे। और दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद तो करना नहीं है, ये करना तो इसहाक डार नहीं है, तो इसहाक डार ने क्यों नहीं किया? अभी जब 16 महीने की उनको हुकूमत बना के दी थी, क्यों नहीं किया? भाई करना तो उन्होंने नहीं है ना। इसहाक डार साहब को किसने रोका था कि वो अपनी मुआशी पॉलिसी ना बनाए? फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है हुकूमत हमने जो ली है ये हम लेना नहीं चाहते थे लेकिन मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए लिया। अब ये बिल्कुल ही हवाई बात है, गलत बात है कि डिफ़ॉल्ट के धाने पर जिसने पहुंचाया वही कह रहा है कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया, ये डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए लिया था। उस वक्त उनको बिल्कुल जो उस वक्त हालात पैदा हो रहे थे, तो 1.5-2 साल से कह रहे थे कि जी मईशत का बेड़ा गर्क है, इमरान खान को चले जाना चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन करा दें और नए इलेक्शन होने चाहिए, ये सिलेक्टेड है। तो क्या उस वक्त मईशत जो है वो ख़तरे में थी और क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था? और जब आपने ये करारदाद पेश की, अपनी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए तो क्या उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था? ये उसके बाद सब कुछ हुआ है, उस वक्त तो सारे मुआशी आशारिया मुस्बत थे। तो ये जो उनका कहना है कि जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत ली, ये महज एक ऐसी कमज़ोर बात है जिसको मेरा ख्याल है कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि जहाँ एक तरफ नवाज शरीफ अपनी मुआशी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वहीं पर नवाज शरीफ अपनी जो है वो सियासी हिकमत अमली भी तैयार कर रहे हैं और अपनी सियासी हिकमत अमली में हर उस शख्स को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उनका गाजी में साथ दिया, जिसने उनको सपोर्ट किया। इस वक्त नवाज शरीफ की जो सियासी हिकमत अमली है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुद गर्जी पर मबनी है और इसके अलावा
वो किसी सियासी रख रखाव के कायल दिखाई नहीं देते। मसलन मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ। एक होते हैं तारिक बशीर चीमा साहब। अब तारिक बशीर चीमा साहब वो शख्स हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने में बुनियादी किरदार अदा किया। यानी काफ लीग को 2 हिस्सों में तकसीम करने का चौधरी ये समझते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही एंड कंपनी और उनके जो करीबी रुफ़का हैं, या चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो हम ख्याल हैं, वो ये समझते हैं कि काफ लीग को 2 हिस्सों में तोड़ने वाला जो शख्स है वो ये तारिक बशीर चीमा है। अब ये तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं ये उधर भी मिनिस्टर रहे, फिर नई 16 महीने की हुकूमत में भी मिनिस्टर बन गए। तो चीमा साहब जो हैं ये इन्होंने हर तरह से इंजॉय भी किया और ये आगे आगे थे, पेश थे चौधरी शुजात साहब को एक अलग ग्रुप बनाने और उसमें अपना किरदार अदा करते रहे। तारिक बशीर चीमा साहब ही वो किरदार हैं वैसे जो नून लीग के इनके तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में होते हुए भी हर वक्त ऐसा तासुर देते थे कि जैसे वो नाराज़ हैं और शिकवे करते हैं। तो इतना इनका इंपॉर्टेंट रोल था तारिक बशीर चीमा का ये जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें। और आप जानते हैं कि काफ लीग या चौधरी शुजात और उनके जो बेटे हैं और उनके साथी हैं, उनकी मुआवनत के बगैर ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो नहीं लाई जा सकती थी। तो तारिक बशीर चीमा आज इतना यानी एहसान करने के बावजूद भी नून लीग पर आज महज एक सीट की फेवर मांग रहे हैं कि मेरी सीट पर जो है वो जो मैं लड़ना चाहता हूँ, यहाँ से नून लीग अपने बंदे को टिकट ना दे और सीट एडजस्टमेंट कर ले। लेकिन नून लीग ऐसा करने को तैयार दिखाई नहीं देती। नून लीग जो है वो अपना ज़ाहिर है, वहाँ पर बहावलपुर में उनके अपने लोग हैं, सऊद मजीद फैमिली, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पर अपने बंदे खड़े करें, क्योंकि अगर वहाँ पर इनको तारिक बशीर चीमा साहब को फेवर दी जाती है तो उसके नतीजे में होगा ये कि अपने हल्के ख़राब हो जाएंगे और तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो यानी उनसे नून लीग की जो मकामी क़यादत है वो सारी नाराज़ हो जाएगी। तो ऐसे में तारिक बशीर चीमा साहब को अभी तक की इतलात के मुताबिक नून लीग घास डालने को तैयार दिखाई नहीं देती और कहती है कि जी हम यानी तारिक बशीर चीमा साहब की जो ख्वाहिश है कि वहाँ पर नून लीग उनको सपोर्ट करे, ये पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरे जहांगीर तरीन साहब हैं। जहांगीर तरीन साहब का मामला ये है कि इन्होंने आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पर पंजाब में भी लोगों को मुनहरिफ करा के पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की तोड़वाई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे में बुनियादी किरदार जो है वो जहांगीर तरीन साहब का था। जहांगीर तरीन साहब के कोई 15-20 बंदे जो मुनहरिफ हुए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा था। 17 जुलाई के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोधरा वाली साइड, ये बाकी बहावल नगर, इधर से साहिवाल, तो ये वो तमाम हलके थे जहाँ पर इनके जहांगीर तरीन साहब के करीबी लोग थे। इन्होंने नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा, यानी जहांगीर तरीन साहब ने अपने ग्रुप को यहाँ से इलेक्शन लड़वाया, तहरीक इंसाफ से तोड़ा और अदम एतमाद करा के नून लीग के प्लेटफॉर्म से इनको इलेक्शन लड़ाया, पूरा साथ दिया नून लीग का। और आज सूरत हाल ये है कि अभी तक भी वो तमाम लोग जो नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे उनको भी जहांगीर तरीन साहब ने वापस नहीं बुलाया या ये नहीं कहा कि छोड़ दो नून लीग का साथ और हमारे पास वापस आ जाओ, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब अभी भी नून लीग के साथ कोई ना कोई एडजस्टमेंट चाहते हैं और वो समझते हैं कि उनको नवाज शरीफ जो है वो एंटरटेन करेंगे और उनके एहसानात का बदला देंगे। जो 16 महीने की हुकूमत बनी थी उस हुकूमत को बनाने और फिर पंजाब इनको दिलाने में जहांगीर तरीन साहब ने जो किरदार अदा किया था वो चाहते हैं कि उनको उसका बदला दिया जाए सियासी तौर पर और इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। और दूसरी तरफ आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले जब नवाज शरीफ मुल्क में वापस आए हैं तो जहांगीर तरीन ही का हेलीकॉप्टर है जो उनको लेकर यहाँ से मीनार पाकिस्तान गया था एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से। इस सब के बावजूद नवाज शरीफ इस एहसान का बदला चुकाने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है ये नहीं हो सकती। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसका इम्कान होता भी है तो ये 3, 4, 5 सीटों पर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समझती है कि अगर 25-30 लोगों की सीटों पर वो अपना बंदे खड़े करते हैं तो वहाँ पर नून लीग को अपने बंदे खड़े नहीं करने चाहिए और उसके नतीजे में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इत्तेहाद की सूरत में ज्वाइन कर सकती है नून लीग को। लेकिन नून लीग समझती है कि जब हम खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं और किसी को इत्तेहाद में कबूल किए बगैर हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो हम क्यों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या जहांगीर तरीन को सपोर्ट करेंगे। तो दूसरे जहांगीर तरीन, तारिक बशीर चीमा और फिर जहांगीर तरीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने एहसान किया नवाज शरीफ पर इनकी हुकूमत बनाने में और इसके बावजूद इनको इस एहसान का बदला नहीं मिल रहा। तीसरे जो शख्स हैं, अहम शख्सियत जिन्होंने
नवाज शरीफ की हुकूमत बनाने में या इनकी पार्टी की हुकूमत बनाने में भी 16 महीने की जो हुकूमत बनी थी, ये बनाने में जो जिसने सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया उसका नाम था जनरल बाजवा। और जनरल बाजवा के साथ ज़ाहिर है नवाज शरीफ के मुकम्मल राब्ते थे। नवाज शरीफ उनके साथ सारी स्ट्रैटेजी बनाकर इन्होंने हुकूमत हासिल की थी, हुकूमत ली थी। और इसके बावजूद इन्होंने जब हुकूमत कर ली तो जनरल बाजवा को आज तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि इन किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, जनरल फैज़ का होना चाहिए, कुछ जजों का एहतसाब होना चाहिए। तो ये एक और तरह की एहसान फरामोशी कर रहे हैं नवाज शरीफ कि जिस शख्स ने आपको आपके हरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने और आपकी 16 महीने की हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा किया, उसी शख्स के बारे में आप समझते हैं कि इस शख्स को जो है वो इसके बारे में वो सख्त बयान देते हैं और वो कहते हैं कि इसका एहतसाब होना चाहिए। वो अलग बात है कि बाद में फिर झाड़ पहुँच की गई नवाज शरीफ की, तो उन्होंने ये मुतालबा बंद कर दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया था। तो नवाज शरीफ साहब जो उन पर एहसान करता है उनके साथ वो ये सलूक आजकल सियासी तौर पर कर रहे हैं और अपनी सियासी हिकमत अमली बनाते हुए बिल्कुल किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, आखिरी बात यह है कि एक और अहम रिनाउंड एंकर पर्सन जो सुनो टीवी के साथ काम कर रहे थे, सुनो टीवी प्रोग्राम कर रहे थे, अपने वीलॉग्स भी करते हैं, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। तो बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन ने भी सुनो टीवी छोड़ दिया है, बाकायदा तौर पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो भी मेरी इत्तलात के मुताबिक अमेरिका चले गए हैं। और बल्कि वो पहले से अमेरिका चले गए थे और वहीं से जाकर अपना प्रोग्राम कर रहे थे स्काइप पे, लेकिन अब उनको इदारा ने कह दिया कि जी इस तरह नहीं चला जा सकता। तो बैरिस्टर एहतशाम जो हैं उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है और उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया है और लिखा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर सुनो न्यूज़ से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जगह जो खातून तशरीफ़ ला रही हैं वो हैं जनाब कोई और नहीं बल्कि रेहाम खान साहिबा। तो आप देखिए, एक ऐसा एंकर जिसे शिकायत ये है कि वो पीटीआई की तरफदारी करता है, उनको हटाकर और उनकी जगह पर जो खातून ज्वाइन कर रही हैं वो हैं पीटीआई की बदतरीन नाक़िद, सख्त मुखालिफ और सख्त नाक़िद रेहाम खान साहिबा। वो उनकी स्लॉट को अब ज्वाइन कर रही हैं। तो ये कुछ खबरें थी जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।